जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, आपको जिस महामैराथन क्लास का इंतजार था वो आज आ चुका है। देखिए, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं कि यदि आप ये महामैराथन क्लास देखकर सिर्फ इसी क्लास को और कोई किसी भी क्लास को या किसी वीडियो की बात में नहीं कर रहा हूं, यदि आप मात्र इसी क्लास को देखकर आप कल 22 फरवरी को पेपर देने चले जाते हो तो समझो कि भैया आपका बेड़ा पार है। आप 100 में 100 100% फोड़ के आओगे। ठीक है, देखिए ये वीडियो मैं आज 20 तारीख को अपलोड कर रहा हूं शाम को 7 बजे। तो मैं जानता हूं कि काफी बच्चे 20 तारीख को नहीं देख पाएंगे, वो 21 तारीख को ही देखेंगे। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि कल तुम देखने जाओगे, यानी कि कल 22 तारीख को देने जाओगे तो भैया बवाल मचा के आओगे। ठीक है, देखिए ये महामैराथन क्लास में ऐसा क्या होने वाला है, पहले ध्यान से सुनिएगा और मैं 3 बात पहले ही बता देता हूं। 3 बात ध्यान खोल के सुनो। पहला बात, यदि आप इस वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो वो मेरी गलती नहीं होगी, वो भैया आपकी गलती होगी। दूसरा बात, यदि आपको कोई टॉपिक इसमें मालूम है कि हाँ ये टॉपिक मुझे अच्छी तरह आता है, तो उस टॉपिक को फिर भी आपको देखना है। क्यों देखना है भैया? क्योंकि देखो, जब आप किसी चीज को पहले से पढ़े रहते हो और फिर उसी को पढ़ते हो ना, तो कुछ और नया सीखते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि जीवन परिचय तुमने याद किया और फिर से उसी का जीवन परिचय तुम देख रहे हो, तो कुछ जीवन परिचय और तुमको उसमें से आइडिया मिल जाएगा और उसी को जोड़ के थोड़ा सा बड़ा बना के अपने पेपर में लिख सकते हो। समझ गए? चलिए, तीसरा बात क्या भैया? देखो यार, अगर तीसरा बात में बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि तुम आए हो बस देखने के लिए कि वीडियो का शकल कैसा है 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए। ठीक है, ये वीडियो बस उन्हीं छात्र के लिए है जिनका दिल मजबूत है, जिनका साहस है और जो अपने लक्ष्य के लिए बहुत ज्यादा मेहनती हैं। ठीक है, आज की वीडियो 1 से 1.5 घंटा का होने वाला है और यदि आपके अंदर जुनून है, यदि आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत हाई हो, आपके माता पिता आपके रिजल्ट से खुश हो, आपके अगल बगल बड़ाई हो, तो भैया आज कुर्सी बांध के बैठ जाओ 1 से 1.5 घंटा के लिए। आप संकल्प कर लो कि आज के पूरा क्लास खत्म करने के बाद ही मैं उठूंगा, क्योंकि मात्र ये क्लास, इसके पहले तुम कोई क्लास देखे या नहीं देखे, इसके पहले तुम कुछ पढ़े या नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, बस आज की इस क्लास को कंप्लीट कर लो। मेरी गारंटी है कि यहीं से 100 के 100 नंबर का पेपर बनने वाला है और आप पेपर देख के आना और पेपर को इस वीडियो से मिला लेना। ठीक है, बस इस वीडियो को देख लो, इसके बाद ना कोई वीडियो देखने की जरूरत है, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? चलिए भाई, इतना बोलना पड़ता है भैया, क्योंकि महामैराथन बनाने में मुझे बहुत मेहनत पड़ लगी है और इतना नहीं बोलेंगे ना तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए 100 की 100 गारंटी रहेगी, पूरा हिंदी एक बार में समाप्त। इसके बाद अब हिंदी की वीडियो में अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर एक लाइन लिख रखा है कि बस आज किसी वीडियो को पूरा देखकर ही जाना, 100 में 100 की गारंटी ये मेरी है। ठीक है, चलिए 22 फरवरी को आग लगा दो भाई। ये वीडियो देखने के बाद आप एक ही कहोगे कि सर हम हिंदी के पेपर में तो आग लगा देंगे। ठीक है, चलिए संपूर्ण टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। A to Z टॉपिक आज ही किस वीडियो में हम खत्म कराएंगे। ठीक है, देखिए आप कौन कौन से टॉपिक है पहले उनको जान लेते हैं, उनको बारी बारी से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं बता दूं कि आज किस वीडियो में सारा टॉपिक मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, आगे पीछे भले कराऊंगा लेकिन सबका सब कराऊंगा और एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, चाहे वह कुछ भी हो। ठीक है, चलिए आपका पेपर का A to Z क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसी वीडियो से आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आप खंड का आपके पेपर में 2 खंड का होगा और खंड ख होगा। खंड क में टोटल आपके 8 प्रश्न होंगे और खंड ख में टोटल यहां पर देख लीजिए 16, ये 8 ये प्रश्न होंगे। ठीक है, ऐसे पेपर में आपका 14 प्रश्न आता है क्योंकि ये देखो ये 5 नंबर में ही बन जाता है। चलो वो सब बात की बात है, आप पहले टॉपिक समझो। आपके पेपर में खंड क में पहला क्वेश्चन होता है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। यहां से 5 एमसीक्यू आता है और हिंदी पद साहित्य का विकास के यहां से 5 एमसीक्यू आता है। टोटल 10 नंबर का खेल यहां से होता है। ठीक है, समझ गए मेरे भाईजान? चलिए अब यहां पर देखिए गद्यांश पद्यांश आता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका गद्यांश रहेगा। 2 गद्यांश दिया जाता है, किसी एक गद्यांश को हल करना होता है। यह भी आज ही के नंबर में आज ही पक्का होगा और यह भी 10 नंबर का आपकी एग्जाम में आता है और ये 10 नंबर आज ही हम निचोड़ लेंगे। पद्यांश आता है 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें भैया आपको आधारित प्रश्नोत्तर दिया जाता है, 2 पद्यांश दिया जाता है, उसमें से एक को सॉल्व करना होता है और ये भी 10 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाता है। लेखक का साहित्य परिचय और कवि का साहित्य परिचय आता है, ये दोनों 5 नंबर में ही आते हैं, 5-5 नंबर के, और दोनों मिला के टोटल कितने हो गए भैया? तो 10 नंबर हो गए। ठीक है, चलिए ये आज ही की वीडियो में सारा खत्म हो जाएगा। जितने लेखक का जीवन परिचय, जितना कवि का, वो आज ही की वीडियो में कराऊंगा मेरे भाई, कम से कम 5 जीवन परिचय कराऊंगा ही। ठीक है, चलिए
अब पेपर में देखिए 5 का क होगा, ये 5 का ख होगा, 6 नंबर क्वेश्चन नहीं होगा, ये 5 का ख नंबर होगा। यहां पर मैंने 6 लिख दिया है। कहानी का उद्देश्य सारांश आएगा जो कि 5 नंबर का होगा। और भैया ये भी आज की इस वीडियो में क्लियर होगा, सारा का सारा ये एमसीक्यू भी आज ही की वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए खंड काव्य भैया, खंड काव्य भी आएगा आपका 5 नंबर का, और आज की वीडियो में इसका भी काम तमाम होगा। ठीक है, 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन होगा, 9 नंबर नहीं होगा, ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन होगा। क्योंकि भैया देखो ये 5 का ख आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, उससे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 9 नंबर आपको टॉपिक पढ़ना है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, और ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का आता है। 2 संस्कृत गद्यांश आपको दिए जाते हैं, उसमें से किसी एक को सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसी प्रकार संस्कृत पद्यांश या कुछ लोग इसे श्लोक बोलते हैं, उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आता है, और ये भी 7 नंबर का आता है भैया, और इसको भी सॉल्व करना होता है। 2 मिलता है, 1 करना होता है। आज के इस वीडियो में इसको भी हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, मुहावरे लकृति 2 नंबर के आते हैं भैया, मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है, तो आज ही इस वीडियो में होगा। अब पठित गद्यांश और पद्यांश, ये नया टॉपिक जुड़ा है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे ही, और ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए व्याकरण भैया, व्याकरण यहां से 8 नंबर का फंसेगा। ठीक है, रस छंद अलंकार ये 6 नंबर का, और पत्र लेखन ये भी 6 नंबर का, और ये 9 नंबर का। ठीक है, तो आज की वीडियो में सबका काम क्या होगा, तमाम होगा। ठीक है, चलिए अब हमने आपको पहले ही बताया था कि सारे के सारे टॉपिक पढ़ेंगे, बल्कि आगे पीछे पढ़ सकते हैं, लेकिन सब पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो सबसे पक्के नंबर हैं, एकदम जो 100% आने वाले हैं, पहले उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो ऑप्शनल वाले होते हैं ना, जिनमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि सर आसान वाले आज की वीडियो में पढ़ा के कहेंगे कि अगला वीडियो में तुम भारी वाला देखो। नहीं, आज की इस वीडियो में सब कुछ खत्म होगा, सब कुछ। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना है। इस वीडियो देखने के बाद तुम्हें और दूसरा वीडियो नहीं देखना है, ये दिमाग में ठान लो। ठीक है, चलिए मेरा भी कोई वीडियो मत देखना इस वीडियो देखने के बाद हिंदी का। ठीक है, और भाई ये मत करना कि हिंदी का देख लिया तो फिजिक्स का नहीं देखना। अरे भैया फिजिक्स दूसरा चीज है, ये देखने के बाद हिंदी का कोई और वीडियो नहीं देखना है। ठीक है, चलिए तो देखिए हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद साहित्य का विकास, जहां से 10 नंबर का एमसीक्यू आता है, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। आप ये मत सोचना कि नहीं कराएंगे सर, कराएंगे भैया। नहीं कराएंगे तो तुम जो कमेंट में कहना होगा कह देना। ठीक है, पद पर और गद्यांश और पद्यांश की भी बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसमें भी थोड़ा ज्यादा में पढ़ना है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन 100% बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं साहित्य परिचय की, जो कि 100% सिक्योर होता है कि यही आने वाला है। तो पहले हम इसे कर लेते हैं, जिससे हमारा 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद हम ये कर लेंगे। ऐसे हम जो हमारे एकदम 100% फिक्स है, पहले उनको करते हैं, उसके बाद हम इन सबको क्लियर करेंगे, लेकिन सबको करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लेखक का साहित्य परिचय देख लेते हैं। किन किन लेखकों का साहित्य परिचय पढ़ना है, यही नहीं बताऊंगा भैया इनके इनको पढ़ दो, मैं खुद लिखवा। देखो मैंने सहारे, ये देखो वासुदेव शरण अग्रवाल का भी लिखवाया हूं। ठीक है, ये देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी लिखा हूं, ये देखो मैथिली शरण गुप्त का भी लिखा हूं। जो जो पढ़ना है सारा लिख के आया हूं मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं, लेखक में बस 2 ही लेखक का जीवन परिचय यानी कि साहित्य परिचय तैयार करना है। पहला वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों का मैं आज ही करा दूंगा, इसी वीडियो में कराऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और सबसे आसान भाषा में। देखिए यदि आप इनका तैयारी भी कर लियो ना, तब इस वीडियो को आप इसको देखना, क्योंकि इससे कुछ आपको नया चीज मिलेगा, और आपको जो पहले याद किए उसको और इसको जोड़ के आप बड़ा लिख सकते हो, अच्छा लिख सकते हो। ठीक है, देखिए आपको पेपर में ऐसा ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क, क्योंकि 5 का क ही आपका लेखक होगा। ठीक है, लेखक का जीवन परिचय आएगा, 5 का ख ही प्रश्न में। ठीक है, चलिए यहां पर जिस लेखक का नाम आप लिख रहे हैं वहां पर नाम डाल देंगे। यहां पर तो मैंने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का बता रहा हूं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है भैया। यदि तुम ये लिख के चले आए ना, तो समझो कि तुम्हारा 5 नंबर 100% क्लियर। ठीक है, सचिव परिचय में ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। जन्म लिख दीजिए, जन्म स्थान, उपाधि, रचनाएं, मृत्यु, प्रसिद्धि। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था भाई वासुदेव शरण अग्रवाल का? 7 अगस्त 1904 में। जन्म स्थान इनका मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उपाधि इनको पीएचडी तथा डीलिट की मिली थी। रचनाएं कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति आदि। यहां पर आप संक्षिप्त परिचय में आप 3 ही रचनाएं लिखोगे, काफी है। ठीक है, इनका मृत्यु 27 जुलाई 1967
प्रसिद्धि भैया ये निबंधकार थे, टीकाकार थे तथा साहित्य ग्रंथों के संपादक थे। बस इतना लिख देना, 5 नंबर आपके जेब में। अब ये नहीं कि ये सब छोड़ दो, ये सब भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जीवन परिचय लिखना है। अब जीवन परिचय लिखने का एक मेरे पास ट्रिक है, लेकिन वो वासुदेव शरण अग्रवाल का नहीं है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी और जितने भी हैं उन सबका है मेरे पास, बस ये वासुदेव शरण अग्रवाल को छोड़ के। ठीक है, तो पहले आप इनका याद कर लीजिएगा, देख देख के रट्टा मार के याद कर लीजिएगा। ठीक है, रट्टा क्या मारना भैया समझ में आ जाएगा। देखो जीवन परिचय से हेडिंग डालेंगे। अब आपको कि सर जीवन परिचय थोड़ी लिखना है, साहित्य परिचय लिखना है ना, तो आपको जीवन परिचय भी लिखना है और देखो, और यहां पर साहित्य परिचय भी लिखना है। मैंने दोनों लिख रखा है, आपको ऐसे ही पेपर में लिखना है। ठीक है, जीवन परिचय लिखना है आपको कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 यू को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो आपका मेन पॉइंट उसे अंडरलाइन कर देंगे, जैसे मैंने यहां पर किया है। इनके माता पिता शुरू से ही लखनऊ में रहते थे, जिसके कारण अग्रवाल जी का बचपन भी लखनऊ में ही बीता। अग्रवाल जी की प्राथमिक शिक्षा इनके माता पिता के साथ ही लखनऊ में हुआ। अग्रवाल जी लखनऊ हुआ, ठीक है, इनके माता पिता के साथ ही लखनऊ में हुआ। ठीक है, अग्रवाल जी लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है, चलिए देखिए, आप कहानी की तरफ पढ़ेंगे ना इसे तो आपको याद हो जाएगा, आपको ज्यादा यहां पर झंझट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अग्रवाल जी एक तेज, मेधावी तथा ईमानदार छात्र थे। अग्रवाल जी हिंदी, संस्कृत तथा बंगाली भाषा का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, अग्रवाल जी को साहित्य में प्रेम बचपन से ही था। ठीक है, ये हिंदी साहित्य में निबंधकार, टीकाकार तथा आलोचक और साहित्य ग्रंथों के संपादक के रूप में क्या थे, प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब आगे है, प्रसिद्ध थे। अग्रवाल जी ने जो साहित्य हिंदी में योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस निबंधकार को 27 जुलाई 1967 को काल ने छीन लिया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम डालेंगे हेडिंग साहित्य परिचय का। सेम ऐसे ही आपको पेपर में लिख के आना है, जिससे आपको पूरे नंबर मिले। भैया हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि 100 में 100 नंबर की बात है। ठीक है, अब जिन बच्चों को भैया पास होना है बस हिंदी में 33 नंबर लाके, भैया तुम जैसे मन वैसे लिख के आ जाना। ठीक है, तुम्हें पास कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें 80 नंबर, 90 नंबर, 100 में 100 नंबर चाहिए ना, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, साहित्य परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल जी लखनऊ तथा मेरठ के पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक तथा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं जल्दी पढ़ रहा हूं क्योंकि यही टॉपिक नहीं है, मैं बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अग्रवाल जी कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया था। अग्रवाल जी पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्मर का उद्घाटन भी किया। अग्रवाल जी अपने रचनाओं में भारतीय संस्कृति तथा भारत के प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। ठीक है, चलिए, अग्रवाल जी हिंदी जगत के प्रसिद्ध निबंधकार, टीकाकार तथा साहित्य ग्रंथों के संपादक के रूप में क्या थे, प्रसिद्ध थे। बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, इनकी कृतियां में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम हेडिंग बना के ऐसे लिखे जैसे निबंध, संग्रह, उपन्यास ऐसे लिखे, या हम सिंपल में लिख दे। तो भैया आपको जिस तरह आता है उस तरह लिखो, नंबर नहीं कटता है उससे, या इस पर नंबर मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलिए, अब बच्चे का एक और सवाल होता है कि सर हम कम से कम कितनी रचनाएं लिख सकते हैं, तो कम से कम आप 5 लिखिए। ठीक है, कम से कम 5, और अधिक से अधिक आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां, फिर ऐसे लिखेंगे कि अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: कल्पवृक्ष, कल्पलता, कला और संस्कृति, माता भूमि, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, राष्ट्र का स्वरूप आदि। और एक शोध होता है इनका, पढ़े निकालें भारत। तो इसमें से कोई 5 तैयार कर लीजिए, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो हमने वासुदेव शरण अग्रवाल का देख लिया, अब हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बस इन दोनों का आपको तैयार करके चले जाना है। उसके बाद समझिए कि आपका जो 5 नंबर का काम है लेखक वाला, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इनका भी फ्लो चार्ट बना लेना है, यानी कि सचिव परिचय। नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म सन 1907, जन्म स्थान दुबे के छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती और बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी। मृत्यु 1979। रचनाया साहित्य सचय, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा। यहां पर आप 3 लिख देंगे ना, फ्लो चार्ट में 3 बस लिख देंगे तो काफी है। ठीक है, चलिए, अब हम बताते हैं आपको ट्रिक जीवन परिचय लिखने का। अगर ये आप फ्लो चार्ट बना लेंगे ना, तो जीवन परिचय आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इसे पढ़ लेता हूं, उसके बाद में आपको बताता हूं ट्रिक। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में दुबे के छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। इस महान लेखक की मृत्यु 1979 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब इसका ट्रिक क्या है, देखो भैया यहीं से बना लोगे आप जीवन परिचय। देखो कैसे बोलोगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में
दुबे के छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। ठीक है, इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। ठीक है, और उसके बाद लिख देखो कि इस महान साहित्यकार का मृत्यु सन 1979 में हो गया था। काम क्लियर। ठीक है, ऐसे आप बना के लिख लो, बस ये फ्लो चार्ट याद कर लो। फ्लो चार्ट याद कर लोगे, जीवन परिचय अपने से लिख लोगे और साहित्य परिचय बस याद कर लो। ठीक है, एक बात याद रखना, जो बच्चे कहेंगे कि सर इतना कम में पूरा नंबर मिल जाएगा क्या, भैया मात्र 80 शब्द में ही लिखना होता है। अब ये तो 80 शब्द से क्या है भैया, 100 शब्द से ज्यादा है ये। ठीक है, तो भैया 80 शब्द में लिखना है, तो आप जितना छोटा लिखोगे उतना ही अच्छा होगा। 80 शब्द में लिखना है आपको, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 150 शब्द तक लिख सकते हो। 80 शब्द से ज्यादा 80 शब्द तक लिखना है। आप 80 शब्द कम से कम और 150 शब्द अधिक से अधिक लिखना। 150 से ज्यादा नहीं, मतलब बोले तो 1.5 पेज से ज्यादा नहीं। ठीक है, 1.5 या 2 पेज, हाँ 2 पेज लिख सकते हो, 2 पेज से ज्यादा मत जाना। ठीक है, चलिए साहित्य परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचककार, संपादक ही नहीं बल्कि एक कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी हैं। इनकी रचनाओं में नवीनता तथा प्राचीनता दोनों का समन्वय दिखता है। ये संस्कृत तथा बांग्ला भाषा के प्रख्यात विद्वान माने जाते हैं। इन्हें भारतीय सरकार ने इन्हें पद्मभूषण से सन 1957 में सम्मानित किया। बस इतना लिख देना है। अब बताओ इससे आसान है क्या, कहीं नहीं होगा भैया। इनकी प्रमुख कृतियां साहित्य साचर, कुटज, कल्पलता, कालिदास की ललित योजना, बाण भट्ट की आत्म कथा, लाल कनेर, आनंद दास की पोथा, अशोक का फूल। तो ये सब आपको तैयार करना है। तो ये हो गए लेखक का आपका जीवन साहित्य परिचय। मैं जीवन परिचय बार बार बोलता हूं, तो साहित्य परिचय ये हो गए। अब यहां से आपका 5 नंबर जो है वो क्लियर हो गया लेखक का। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप ये पढ़ेंगे ना, तो इसमें से आपको कुछ नए नए चीज मिलेंगे। ठीक है, अब आपने जो पहले से इनको याद कर रखा है, तो यहां से आप कुछ कुछ उठा के और उसको और बड़ा याद कर सकते हो, समझ रहे हो। और जो बच्चे नहीं याद किए वो याद कर लेंगे, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर हमने क्या कर लिया, लेखक का साहित्य परिचय क्लियर कर लिया, इसलिए मैं यहां पर टिक लगा देता हूं, ये क्लियर। अब हम देख लेते हैं कवि का साहित्य परिचय। तो इसमें मैं आपको 3 करा देता हूं, मैथिली शरण गुप्त का, फिर आपका जयशंकर प्रसाद का, और फिर आपका महादेवी वर्मा का। बस ये 3 तैयार कर लीजिए, आपका ये भी 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा भैया, मैं आपको खुल के चैलेंज देता हूं। इससे आसान अगर कहीं मिल जाए ना तो आप बताना। ठीक है, 1 मिनट, चलिए मैथिली शरण गुप्त का हम देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का वैसे ही आपको सचिव परिचय लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आपको सारे जीवन परिचय, सारे साहित्य परिचय में, चाहे आप लेखक का लिखो, कवि का लिखो, आपको सचिव परिचय लिखना ही लिखना है। नाम लिख देंगे मैथिली शरण गुप्त, जन्म 1886, जन्म स्थान झांसी उत्तर प्रदेश, पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त, माता का नाम काशीबाई, और मृत्यु 1964, रचनाएं भारत भारती, सिद्धराज, अनंत आदि। ठीक है, अब ये जीवन परिचय तो आप अपने से ही बना के लिख सकते हो, लेकिन मेरा फर्ज है तो मैं बता देता हूं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चीरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त तथा माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता भी एक साहित्य प्रेमी थे, जिसके कारण गुप्त जी को बचपन से ही साहित्य में बड़ा रुचि था। इस महान कवि की मृत्यु 1964 में हो गया। क्लियर, इतना आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। साहित्य परिचय आप लिख लीजिए। साहित्य परिचय थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन परिचय तो आप अपने से बना के लिख देंगे, लेकिन साहित्य परिचय याद करना पड़ेगा। कहानी की तरह पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को बचपन से ही काव्य में काफी ज्यादा रुचि था। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनके रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कुट कुट कर भरा होता है। इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग थी, लेकिन इनकी दूसरी पुस्तक भारत भारती ने राष्ट्र प्रेम के नाम से इन्हें क्या कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। इन्हें द्विवेदी युग के सबसे प्रसिद्ध कवि माना जाता है। बस काफी है यहां तक। ठीक है, रचनाएं देख लीजिए, भारत भारती, रंग में भंग, सिद्धराज, अनद, साकेत, प्रदक्षिणा आदि। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मैथिली शरण गुप्त का। अब हम देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद का। तो ये भी काफी आसान है, जयशंकर प्रसाद का। यहां पर आप संक्षिप्त परिचय लिखेंगे तो नाम लिख देंगे जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889। ठीक है, और जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश, पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, पत्नी का नाम कमला देवी, मृत्यु 1937, और रचनाएं चंद्रगुप्त, संगंदगुप्त, अजातशत्रु। बस 3। ठीक है, चलिए जीवन परिचय आप अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का यहाँ पर नाम ऐड कर लेना। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद इनके पिता एक साहित्य प्रेमी थे, जिसके कारण प्रसाद जी को बचपन से ही साहित्य में रुचि हो गया था। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। इस महान साहित्यकार की मृत्यु 1937 में हुआ।
था। ठीक है, काफी है। बच्चे कहेंगे इतना ही, हाँ भैया इतना ही, क्योंकि भैया तुम्हें जीवन परिचय लिखना नहीं है, तुम्हें साहित्य परिचय लिखना है। लेकिन जीवन परिचय थोड़ा, अब बताओ भैया तुम किसी के बारे में बता रहे हो, जैसे मान लो तुमसे कोई पूछा बताओ भैया देवा क्या काम करते हैं, तो भैया मेरा अच्छा काम बताने से पहले तुम मेरे बारे में बताओगे कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ का हूँ, मैं कार्य क्या करता हूँ। उसके बाद ना तो भैया इनकी साहित्य परिचय बतानी है जयशंकर प्रसाद की, यानी कि ये जो कार्य किए हैं वो बताना है। तो पहले तो ये ना बताओगे भैया कि ये हैं कौन, इनका नाम क्या है, इनका जन्म क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, पहले इनका जानकारी दोगे कि ये कौन है, उसके बाद इनके काम की बात करोगे। समझ गए? चलिए साहित्य परिचय देख लीजिए कि जयशंकर प्रसाद को बचपन से ही हिंदी साहित्य में रुचि था। इनके रचनाओं का हिंदी का समर्थन दिखता है। ये एक निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार के अतिरिक्त एक सफल कवि भी थे। ये अनेक प्रकार के विषयों के प्रकांड पंडित थे। ये छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। रचनाएं चंद्रगुप्त, संगद्गुप्त, अजातशत्रु, आकाशदीप, झरना, लहर, आंसू आदि, बस काफी है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं भैया हम महादेवी वर्मा के तरफ। ये देखने के बाद आपका हो जाएगा काम खत्म 10 नंबर का। ठीक है, सचिव परिचय आप लिखेंगे, नाम महादेवी वर्मा, जन्म 1907 ईयू, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमा रानी और मृत्यु 1987, रचना यमा, निर्जा, निहार और सांदेगीत आदि। बस इसको आप तैयार कर लेंगे, जीवन परिचय आप स्वयं लिख लोगे। ठीक है, तो मैंने भैया जीवन परिचय का ट्रिक बता दिया है, इसलिए आप घर पर प्रैक्टिस करना। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आप स्वयं से लिखना, लिख लोगे ना। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईयू में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमा रानी था। ठीक है, इस महान साहित्यकार की मृत्यु 1987 ईयू में हो गई। खत्म जीवन परिचय। ठीक है, चलिए साहित्य परिचय याद कर लीजिए, थोड़ा साहित्य परिचय में दिक्कत होता है बच्चों को। महादेवी वर्मा को बाल अवस्था से ही साहित्य में रुचि था। इसके अलावा चित्रकला, संगीत में भी थी। ठीक है, इनकी साहित्य साधना के लिए इन्हें भारतीय पुरस्कार पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी रचना यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। बस काफी है इतना। इनके प्रमुख कृतियां लिख देंगे, यामा, नीरज, निहार, सांदेगीत, अपनी कहानी आदि। ठीक है, काम हो जाएगा। तो यहां पर आपका बन गया 10 नंबर का खेल। यहां पर आपका कवि भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए तो भैया अब हमारा जीवन परिचय तैयार हो गया, यानी कि हम 100 में 10 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कहानी का उद्देश्य या सारांश, जिसे आप कहानी का उद्देश्य और सारांश बोलते हो, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि ये फिक्स टॉपिक होता है। बस एक ही कराऊंगा, बहादुर कराऊंगा, और इससे आसान आपको कहीं और नहीं मिलेगा मेरे भाई। मैं बता देता हूं, इस कहानी का सारांश में जितने आसान भाषा में कराऊंगा, इतना आसान आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस इसे तैयार कर दोगे 5 नंबर हो जाएगा। तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं, देरी क्यों। चलिए ऐसे ही आपको पेपर में लिख लेना है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 दाग के बहादुर कहानी का उद्देश्य डाल देना है। बहादुर आपका एग्जाम में फंसी जाएगा। ठीक है, और जो बच्चों को बहादुर कहानी थोड़ा हार्ड लगता है, वो पंचलाइट भी तैयार कर सकते हैं। मेरे जैसे तो बहादुर सबसे आसान है, तो आप पंचलाइट तैयार करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, पंचलाइट बाई देवासर क्लासेज, बस आ जाएगा, तो वो तैयार कर लीजिएगा। आप एक ही तैयार कीजिए, या तो बहादुर तैयार कर लीजिए या पंचलाइट। मैं तो कहूंगा बहादुर ही तैयार करो। ठीक है, देखिए यहां पर लिख दोगे, हेडिंग बना दोगे। अब लिखोगे बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मानव वैज्ञानिक कहानी है। ये जो ऊपर का लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो याद कर लेना, रट्टा मार लेना। इस कहानी में एक मध्य वर्गीय परिवार द्वारा एक नौकर के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर आधारित है। लिख लोगे। चलिए शीर्षक आप लिखना। देखो अब हेडिंग मैंने बनाया है। अब बच्चे कहेंगे सर हम तो हेडिंग बना के नहीं देखें किसी टीचर को बताते हुए, सर आप हेडिंग क्यों बनाए हो? तो मेरे भाई मैंने हेडिंग इसलिए बनाया हूं जिससे आपको याद आ जाए। ठीक है, अब मान जो ऐसे ही मैंने पूरा हेडिंग ना बना के ऐसे पूरा पेज में लिख देता तो आप क्या याद कर पाते? नहीं, आपको याद कराने के लिए मैंने हेडिंग डाला है। ठीक है, ऐसे हेडिंग आप नहीं भी डाल सकते, लेकिन मेरा कहना मानो, हेडिंग जरूर डालना। टीचर इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और तुम्हें 5 नंबर जरूर देगा। ठीक है, चलिए तो देखिए हेडिंग से क्या होगा ना, जैसे आपको एग्जाम में तुरंत याद आ जाएगा, सर ने बताया था हेडिंग में शीर्षक, हाँ शीर्षक याद आ गया, शीर्षक में क्या क्या सर ने बताया था, हाँ याद आ गया। ठीक है, कथानक, हाँ कथानक में समझ आ गया, कथानक में क्या क्या लिखना, समझ गए इस तरह। चलिए अब यहां पर देखिए शीर्षक में क्या लिखेंगे, इतना आसान कहीं नहीं। प्रस्तुत कहानी लघु, आकर्षण, सरल तथा सार्थक है।
अब ये लाइन को जो जिसको हार्ड लगा रहा होगा ये छोड़ भी सकता है, लेकिन आप लिख देना अच्छा है भैया, कोई हार्ड थोड़ी ना है, लघु आकर्षक सरल तथा सार्थक, हार्ड है क्या? एक बार दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। प्रस्तुत कहानी का पूर्ण कथा कहानी के प्रमुख पात्र बहादुर की ओर घूमता है। ठीक है, प्रस्तुत कहानी का पूर्ण कथा कहानी के प्रमुख पात्र बहादुर की ओर घूमता है। ठीक है, मतलब ये कहानी का हीरो कौन है भैया? बहादुर है। शीर्षक के अनुसार प्रस्तुत कहानी एक सफल कहानी है। अब बता, इतना याद करना क्या कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए कथानक में भैया हम लिखेंगे, कथानक में हम लिखेंगे आपके क्या लिखेंगे भैया? तो अब जो कहानी है भैया वो लिखेंगे। एक 12-13 वर्ष का लड़का है जिसका नाम बहादुर है। वह लेखक के घर में नौकर का काम करता है। शुरुआती दिनों में लेखक और उसके पूरा परिवार बहादुर के साथ पालतू पशु की तरह व्यवहार करते हैं। बहादुर भी बहुत लगन से कार्य करता था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद लेखक के बड़े पुत्र तथा उसकी पत्नी द्वारा बहादुर को मारा पीटा जाता है और उसे अपना रोटी स्वयं सेकने के लिए कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर गलती मैंने जानबूझ के किया, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। क्यों? देखिए, अगर आपसे कोई गलती हो जा रही है बीच में तो आप ऐसे ही बस एक लाइन काट देना। ठीक है, गाजर माजूर जिलेबी मत बनाने लगता। ठीक है, एक दिन लेखक के घर में कुछ रिश्तेदार आते हैं और वह रिश्तेदार बहादुर पर चोरी का आरोप लगाते हैं। तब लेखक बहादुर को बहुत मारते हैं और पीटते हैं, जिसके कारण बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद लेखक और लेखक के पूरे परिवार को सब काम स्वयं करना पड़ता है, जिसके कारण वह अपने किए पर बहुत क्या होते हैं, एक मिनट पलट देते हैं, बहुत पछताते हैं। ठीक है, चलिए उद्देश्य लिख देंगे, लास्ट हेडिंग बनाएंगे, शीर्षक, कथानक, उद्देश्य, बस 3 हेडिंग। ठीक है, याद रहेगा ऐसे आपको ये। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई कदम उठाने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। जैसे इस कहानी में बिना विचारे लेखक बहादुर के साथ गलत करता है, जिसके कारण बहादुर घर छोड़ के भाग जाता है। बाद में लेखक और पूरे परिवार को पछताना पड़ता है। बस सिंपल। तो ये आपका हो गया भैया कहानी का उद्देश्य। तो यहां पर हमारा ये भी 5 नंबर हो गया पक्का, यानी कि ये क्लियर। समझ गए मेरे भाई? चलिए अब हम बात करेंगे। अब चलिए इसमें जो फिक्स टॉपिक थे खंडका में वो हमने क्लियर कर लिया। अब ये इनको भी पढ़ेंगे, ये मत समझना कि सर ये क्या नहीं कराओगे, क्या सब कराएंगे मेरे भाई। ठीक है, अब चलिए खंडका में आते हैं। इसमें कौन कौन से आपके बढ़िया टॉपिक है जो फिक्स हैं। तो चलिए हम पहले आप मुहावरे करते हैं। मुहावरे एकदम फिक्स टॉपिक है, 2 नंबर का बस बात है, तो 2 नंबर क्लियर कर लेते हैं। ऐसे मुहावरा तो सारे बच्चों को ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन मेरा फर्ज है मैं करा देता हूं। जिन बच्चों को नहीं आएगा तैयार कर लेंगे, या आप देख भी ले कि कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अपना उल्लू सीधा करना, ये पहला मुहावरा है। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, आप इसका वाक्य में प्रयोग अपने से भी कर सकते हैं, जो मन वो कर सकते हो भैया। जैसे मैंने किया, नेता लोग वोट के लिए अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है अपना कार्य निकालना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, यानी कि स्वावलंबी होना। इसका उपयोग आप कर सकते हो वाक्य में कि विकास अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। ठीक है, अंगूठा दिखाना यानी कि इनकार कर देना। ठीक है, या स्पष्ट मना कर देना। सीएम ने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, तुमने भाई सीएम से कुछ काम कहा और सीएम ने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, तो ये आप अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आंखों का तारा होना, आंखों का प्रिय होना। इसमें आप मैंने किया कि राम कौशल्य की आंखों के तारे। तो ऐसे आप बना के अपने से लिख सकते हो वाक्य में। ठीक है, और अर्थ भी तो भैया आप अर्थ याद कर दो, नहीं याद है तो। आकाश पाताल कर देना, असीमित प्रयास करना या बहुत मेहनत करना। ईद का चांद होना, अधिक दिन बाद दिखाई देना। मैंने वाक्य में प्रयोग यहां से नहीं किया, यहां पर आपको स्वयं करना है। उल्टी गंगा बहाना यानी कि नियम विरुद्ध कार्य करना। कल्ला अक्षर भैंस बराबर यानी कि बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल अशिक्षित। ठीक है, चलिए कलाई खोलना यानी कि भेद खुलना। गागर में सागर बहाना यानी कि एक संक्षेप में बहुत कुछ कहना, मतलब एक शब्द से बहुत कुछ समझाना। ठीक है, गुलर का फूल होना यानी कि अप्राप्त होना, यानी कभी भैया तुम प्राप्त नहीं हो सकते। गुलर का फूल किसी ने देखा है? कमेंट करके बताना। ठीक है, और भैया जिसने देखा है ना भैया, तो एक काम करना, मेरे घर भी 2-3 पहुंचा देना। ठीक है, आपको मैं पैसा वैसा दे दूंगा जितना चाहिए। ठीक है, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना मतलब अब आप क्या होगा, अभी आप घोड़े बेचे नहीं रहोगे। आज जैसे एग्जाम बीतेगा ना, आप घोड़ा बेच के सोओगे। ठीक है, कौन कौन सूतेगा घोड़ा बेच के, वो भी कमेंट बताना। ठीक है, घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। ठीक है, जले पर नमक छिड़कना, ज्यादा परेशान करना। तिल का तार करना, तिल का तार बनाना या करना। तो भैया छोटी सी बात को बड़ी बताना या बड़ी करना। ठीक है, और एक बात बता देता हूं, जो बच्चे अभी तक टिके ना
उनको तो सलाम है ही। और जो बच्चे अंत तक टिकेंगे ना भाई, मैं खुल के चैलेंज देता हूं ना कि वो बच्चे अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वो समर्थ है, वो ताकत है कि वो वीडियो को इतना लंबा, भैया इतना लंबा वीडियो को देखना मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, लेकिन जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए। दाल में कुछ काला होना, गड़बड़ होना, दांतों के तले अंगुली दबाना, आश्चर्यचकित रह जाना यानी कि चकित रह जाना, दूध का दूध, पानी का पानी करना, न्याय करना होता है, या सही का सही, गलत का गलत। ठीक है, धूल में मिलना मतलब भैया नष्ट करना, 9 2 11 होना, भाग जाना, नाक में नकेल डालना यानी कि बद्दी से लगाना, पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना, पहाड़ टूट पड़ना यानी कि अदिति की मुसीबत आना, पहाड़ टूट पड़ना हो गया, पापड़ बेलना यानी कि मुसीबत झेलना। ठीक है, चलिए, पापड़ बेलना हो गया, मक्खन लगाना मतलब चापलूसी बतियाना। ठीक है, चलिए, अब यहां पर हमने मुहावरे का भी 2 नंबर क्लियर कर लिया है। ठीक है भैया, मजा किसको किसको आ रहा है नंबर क्लियर करने में, वो आप कमेंट जरूर बताइएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसमें और इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब चलिए व्याकरण को पूरा खत्म कर लेते हैं। 8 नंबर व्याकरण का पता नहीं पक्का कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदी व्याकरण में टोटल आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं, रस छंद अलंकार को छुड़ा के। पहला है शब्द युगम। ठीक है, किसको किसको मालूम है भैया जो बता रहा हूं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द देख लो कौन कौन से पढ़ने हैं, सब अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, अनेकार्थी शब्द पहले बता दे रहा हूं जिससे आपका इंप्रेशन बढ़िया रहेगा। और तीसरा पढ़ना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्लियर है। अरे भैया कहाँ चले गए, रहने दो, इतना समझ लेना। और चौथा पढ़ना है भैया वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन, वाक्य संशोधन मतलब कि आपको गलत वाक्य दिए जाएंगे उसको सही करना है। तो चलो ये चारों कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का और ये 2 नंबर का, 8 नंबर ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम शब्द को हम देखेंगे, फिर अनेकार्थी शब्द देखेंगे, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और फिर हम देखेंगे वाक्य संशोधन, जिससे आपका क्या हो जाएगा 8 नंबर क्लियर। चलिए शब्द को हम देख लेते हैं। पहले मैं 18 बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए पहला है पुरुष परुष यानी कि आदमी और कठोर, अनल अनिल यानी कि अग्नि और वायु, सकल सकल संपूर्ण और खंड, पतन पतन गिरना और बंदरगाह, सून सूत पुत्र और सारथी, अविराम अभिराम अनमर्त और आकर्षण, अंबुज अम्बुद कमल और बादल, हंस हंस अंश हंस कंधा और हिस्सा, जलद जलद कमल और बादल, वसन व्यसन वस्त्र और आदत, अंश अंशु यानी कि खंड या भाग्य। ठीक है, या और किरण। ठीक है, स्वर्ण स्वर्ण, स्वर्ण यानी कि होता है सोना और स्वर्ण यानी कि ऊंचे जाति, बात बात, बात यानी कि बातचीत, वात यानी कि वायु, हर हरि, हर हर महादेव यानी कि शंकर, और हरि यानी कि विष्णु। ठीक है, स्वर्ण समरण, स्वर्ण यानी होता है भैया सुनना और समरण यानी होता है भैया सन्यासी। ठीक है, जलद जलदी, जलद यानी होता है बादल और जलद यानी होता है समुद्र, द्रव यानी होता है तरल पदार्थ, द्रव यानी होता है धन, अन्न और अन्य, अन्य यानी कि अनाज और अन्य यानी कि कोई दूसरा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अनेकार्थी शब्द जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द में यहां पर टोटल आपको 50 बताऊंगा। देखो आप कहोगे सर 50, बाप रे बाप, तो इसमें से आपको कम से कम 50 में से 20 छोड़ देना, 30 कंप्लीट करना, मात्र 30, 20 छोड़ देना आप। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कौन कौन से छोड़ देना है वो मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, अर्थ व्याख्या धन ये तो करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अज शिव परमेश्वर, जो नहीं करना होगा वो मैं बता दूंगा। अक्र सूर्य और काढ़ा, अनंत जिसका कोई अंत ना हो यानी कि अनंत अनंत और आकाश, अनुपम यानी कि सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ, अंबर यानी कि वस्त्र और आकाश, अंक यानी कि संख्या और भाग्य, अंश यानी कि भाग और खंड। तो इसे आप तैयार नहीं कर सकते हो भैया क्योंकि ये तो आपको अपने से भी आ जाएगा। अंश यानी होता है भाग या खंड या हिस्सा। ठीक है, अमृत यानी कि दूध और औषध। ठीक है, यहाँ पर अमृत यानी कि अमर भी लिख सकते हो, घी भी लिख सकते हो। अली यानी कि सुखी भरमार, तो ये भी आप तैयार नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्षर यानी कि संपूर्ण अखंडित, तो ये भी नहीं तैयार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए
आरंभ मैंने इसलिए लिख रखा है कि जिन बच्चों को तैयार होगा ये भी याद कर लेना मेरे भाई। अगर ये सब तैयार है ना तो ये सब भी तैयार कर लेना, कोई ज़्यादा वो। और ऐसे तो ये दो दो लाइन का अक्षर है भैया, याद करने में क्या जाता है। आरंभ यानी कि शुरू या प्रयत्न, कर यानी कि हाथ और टैक्स, कुल यानी कि सभी और संपूर्ण, कण यानी कि कान और नाक का परतवार, काल यानी कि समय और मृत्यु, कांड यानी कि अध्याय और घटना, गति यानी कि मोक्ष और चाल, गुण यानी कि विशेषता और स्वभाव, चपला यानी कि लक्ष्मी और बिजली, ठीक है। और यहां पर आप चंचल स्त्री भी लिख सकते हो। जलज यानी कि कमल और मोती, जड़ यानी कि अचेतन, मूल्य और मूर्ख, जनक यानी कि जन्मदाता और पिता, ठाकुर मतलब ईश्वर और भगवान, तीर यानी कि तट और बाण, ठीक है। तात यानी कि भाई और मित्र, दल यानी कि सेना और पक्ष, तो आप दल भी छोड़ सकते हो तो आपको भी याद होता है दल क्या है, ठीक है। चलिए, दीज यानी कि पक्षी और दांत, ठीक है। पक्षी यहाँ पर दीज की जगह पर आप चंद्रमा और ब्राह्मण भी लिख सकते हो। धारा यानी कि पृथ्वी और तल, नग यानी कि नागिन या रतन, यहाँ पर नग की जगह पर नागिन या रतन। धन यानी कि पूंजी और संपत्ति, नाग यानी कि सप्र और हाथी, सांप भी लिख सकते हो। नाक यानी कि नासिक और स्वर्ण, ठीक है। पत्र यानी कि पत्ता और पर्ता, इसे भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पट यानी कि पर्दा और वस्त्र, पक्ष यानी कि पत्र और किसी एक और, ठीक है। पतंग यानी कि सूर्य और पक्षी, पयोदर यानी कि बादल और नारियल, पानी यानी कि जल और जीवन, इसे भी आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये तो आपको याद ही है, ठीक है। प्रकृति यानी कि स्वभाव और परमात्मा, प्रकाश यानी कि ज्योति और रोशनी, फल यानी कि परिणाम और प्राप्त, फूल यानी कि सुमन, ठीक है। और एक अपने से लिख लेना कोई। बलि यानी कि राजा चढ़ावा, बलि यानी कि राजा और चढ़ावा, इसको तो छोड़ दो। भुजंग यानी कि सांप और धातु, ठीक है। अब भुजंग भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर याद हो जा रहा तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मधु यानी कि स्वाद और मीठा, मित्र यानी कि दोस्त और सखा, वर यानी दुल्हा और सुंदर, विधि यानी कि नियम और कानून। तो ये हमारे हो गए क्या भैया, हो गए अनेकार्थी शब्द। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का, जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें मात्र में 28 कराऊंगा, इन 28 को कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। ऐसे तो अधिकांश बच्चों को अनेकार्थी शब्द में कोई दिक्कत नहीं होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, लेकिन मैं करा देता हूं, ठीक है। जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जिसे कोई जीत ना सके अजय, जो व्यक्ति जन्म ना ले अजन्मा, जिसका कोई दूसरा ना हो अनाथ, ना करने योग्य अकरणीय, जो कभी ना मरता हो अमर, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, बहुत कम बोलने वाला अल्पभाषी, जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम, जो कहा ना जा सके अकथनीय, पैर से सिर तक अपाद मस्तक, ईश्वर पर विश्वास करने वाला आस्तिक और ईश्वर पर ना विश्वास करने वाला नास्तिक, ये दोनों याद रखना। आशा से अधिक असातीत, बार बार जोड़ देना आग्रह करना, जो इच्छा के अधीन हो इच्छिक, ठीक है। ऊंचे कुल के उत्पन्न, तो भैया कुलीन, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला कृतधन, ठीक है। चलिए, टुकड़े टुकड़े किया हुआ खंडित, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, जंगल की अगिन दवानल, ठीक है। पानी पीने का इच्छुक पिपासु, जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय, जो सब कुछ जानता हो स्वर्गीय, ठीक है। चलिए, अब चौथा टॉपिक है आपका यहाँ पर वाक्य संशोधन, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें ज्यादा आप कुछ नहीं करना है भैया, हलवा ये सब, ठीक है। देखो, अब इसे मैं बता देता हूं कैसे आपको पेपर में करना है। ऐसे आ गया गलत वाक्य, आपको सही करके लिखना है। जैसे मान लीजिए आ गया मेरा मित्र है या मेरे साथ रहता है, तो ये गलत है, आपको इसको अच्छा से करके देना है। तो भैया देखो कैसे लिख लोगे, यह मेरा मित्र है मेरे साथ रहता है, भैया इतना सिंपल है। मेरे को पुस्तक चाहिए, अरे भैया ये कौन सा लैंग्वेज है, इसको बढ़िया सा लिखो, मुझको पुस्तक चाहिए, बस ऐसे तो करना है, हो जाएगा ना। चलिए, अब आगे हम देखते हैं, आगे भैया हमारा यहाँ पर व्याकरण भी कंप्लीट, मतलब 8 नंबर ये भी कंप्लीट। भैया अभी टाइम कितनी हो गई, मात्र 38 मिनट में इतने सारे टॉपिक हमने पढ़ लिया, ठीक है। किसको किसको मजा आ रहा है और किसको किसको सजा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। तो और इसमें से पहले और कौन देखे जो हमारे लिए फिक्स हैं, हाँ, रस छंद अलंकार, तो ये हमारे लिए फिक्स टॉपिक है। चलिए हम 6 नंबर पक्का कर लेते हैं, और सबसे कम मैं बताऊंगा रस छंद अलंकार। ये नहीं कि मैं रस का पूरा प्रकार पढ़ा दूं, छंद का नहीं, मैं जितना कम है उतना मैं कम पढ़ाऊंगा, 3-3 4-4 बढ़ाऊंगा। ये बताओ, आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे ना तो बहुत सारे प्रकार दिए हैं, और एग्जाम्पल से बच्चों को बहुत डर लगता है कि सर हम एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे। इस वीडियो में और अभी जो मैं रस छंद अलंकार का एग्जाम्पल देने वाला हूं ना, इससे आसान
आपको भैया ना कोई यूट्यूब पर देगा और ना ही आपके क्वेश्चन बैंक में होगा और ना ही आपके बुक में होगा। ये मैं खुल के चैलेंज देता हूं, ठीक है। चलिए तो चलिए रस छंद अलंकार को देख लेते हैं और इसका भी हम 6 नंबर बिल्कुल कंफर्म करते हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर की गारंटी तो भैया 100% होगी। रस ये छोड़ दो, ये नहीं आपको पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे पूरा काट देता हूं कि जो बच्चे अगर मान जाओ कोई याद कर ले तो भैया गलती है, तो वो नहीं याद करना है। रस के प्रकार तैयार करना है। आज देखिए क्या होगा ना, आपके एग्जाम में 2 आएंगे, 2 प्रकार रस के, या तो आ जाएगा करुण रस, हास्य रस, इसमें से कोई एक लिखना होता है, ठीक है। तो मैं करा देता हूं। मैं यहां पर आपको रस में टोटल कितने प्रकार कराऊंगा, 3 प्रकार, करुण रस, हास्य रस और श्रृंगार रस, ठीक है। करुण रस देख लीजिए। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से स्वयं होता है तब वो करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया करुण रस। अब इसकी एग्जांपल बच्चों को बहुत डर लगता है, तो भैया कुछ नहीं, ये करुण रस की एग्जांपल तैयार कर लो। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। बस ये तैयार कर लो, काम खत्म आपका करुण रस का, ठीक है। चलिए किसको किसको मजा आया एग्जांपल देख के कमेंट करना, इसमें और मजा आने वाला है। हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव, आहास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब किसी वस्तु, व्यक्ति या वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार को देखकर मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। क्लियर है, ये बहुत आसान है, इसे आप अपने से भी लिख सकते थे। चलिए इसका उदाहरण देख लीजिए। हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। बस ये आप तैयार कर सकते हो। किसको किसको मजा आया ये आपको कमेंट में बताना है, किसको किसको आया, ठीक है। चलिए अब इसका तीसरा प्रकार देख लीजिए, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस देख लीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होता है। जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विवाह, अनुबंध और संचारी भावों से संयोग होता है तब श्रृंगार रस कहते हैं। ये आप इतना भी लिख सकते हो यदि आपको ये हार्ड लग रहा है तो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होता है। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो वो श्रृंगार रस कहलाता है। इतना भी आप याद कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत आसान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरा पति सोई। भैया इससे आसान कहीं नहीं, ठीक है। कितने छात्रों को तो ये याद भी होगा ये वाला लाइन, ठीक है। चलिए हमने पढ़ लिया रस। रस का 2 नंबर हमने पक्का कर लिया, 3 में से एक कोई आपका फंस जाएगा। अब छंद में आते हैं। छंद का भी मैं 3 ही कराऊंगा, सोटा, चौपाई और दोहा। बस सोटा देख लीजिए। सोटा अर्धसम छंद है, अर्धसम छंद है या अर्धसम मात्रिक छंद भी लिख सकते हो, ये भी काफी है। इनमें 4 चरण होते हैं। इनके पहले और दूसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे चरण तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। यह दोहा का उल्टा होता है, तो यहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए सोटा छंद का। राम स्वरूप तुम्हार, राम स्वरूप तुम्हार, बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नियत निगम का। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका आसान मुझे मिला नहीं तो मैंने यही ले लिया, तो आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए इसका बहुत आसान है। अब जितना भी बताऊंगा सबका आसान बताऊंगा। ठीक है, चलिए चौपाई। तो चौपाई देख लीजिए, यह सब मात्रिक छंद है। इसमें 4 बहुत सॉरी, क्योंकि कब से बोलते बोलते गला भी सूख गई है और बहुत देर से बोल रहा हूं। कोई बात नहीं, आपके लिए मेहनत इतना चलेगा। बस मुझे ये करना है ना कि हिंदुस्तान के हर एक छात्र को शिक्षा पहुंचाना है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो नीच हो, चाहे वो उच्च हो। पहला बात तो नीच उच्च कोई होता ही नहीं है, कोई गरीब अमीर होता ही नहीं है, बस मानने के ऊपर है। मैं सबका शिक्षा देने का प्रयत्न करूंगा और मैं आज आपसे खुल के कहता हूं इस महामैराथन क्लास में कि मैं आने वाले दिनों में इस देश में, भारत में शिक्षा को फ्री जरूर कराऊंगा। मैं खुद कहता हूं, भारत सरकार मेरी सुने या ना सुने कोई बात नहीं, मैं अपने दम पे इस भारत के हर एक छात्र को पढ़ाऊंगा और उस लायक बनाऊंगा जिस लायक वो भारत देश को ऊंचाई पर पहुंचा सके। ठीक है, शिक्षा ही मूल्य होता है। जब शिक्षा का विस्तार होगा ना तो भारत देश का विस्तार होगा, और जब भारत देश का विस्तार होगा ना तो हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो बहुत खुश होंगे। ठीक है, देखिए भगत सिंह के कितने लोग फैन हैं, कितने लोग सुभाष चंद्र बोस के फैन हैं, कितने लोग भीमराव अम्बेडकर के फैन हैं। तो भैया ये कब खुश होंगे, जब हमारा देश का विकास होगा तब ये खुश होंगे। इनको खुश करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और ये वीडियो हर एक छात्र के पास पहुंचाइए जो छात्र पढ़ने के लिए उत्सुक है। ठीक है, चलिए चौपाई छंद हो गया, ये सब मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं।
और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। ये अंतिम 2 वर्ग गुरु लघु नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चौपाई छंद का मैंने भैया यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। काम खत्म। हनुमान चालीसा भी एक बार हमने पढ़ लिया, पुण्य भाग्य ऐसे ही बन गए, याद भी हो जाएगा और आपका चौपाई 2 नंबर का काम भी हो जाएगा। आप दोहा देख लीजिए, देखिए तीनों बहुत आसान है, एक याद कर लोगे तीनों याद हो जाएगा। ये अर्ध सम मात्रिक छंद है, यहाँ पर अर्ध के बाद सम जरूर लिख लेना। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा है तथा द्वितीय और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। और ये सोठा का डायरेक्ट उल्टा होता है। ठीक है, देखो सोठा के पहले और दूसरे चरण में 11 है, लेकिन इसके 13 और इसके तृतीय और चौथे चरण में 13 और इसके तृतीय और चौथे चरण में 11 है, उल्टा है ना। चलिए दोहा छंद का एग्जाम्पल देख लीजिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये रहे आपके इसके एग्जाम्पल। किसको किसको मजा आ गया रस छंद पढ़ने में, चलिए कमेंट करिएगा। अब हम पढ़ते हैं भैया अलंकार। अलंकार में भी आपको 3 करा देता हूं, अनुप्रास अलंकार, युग्मक अलंकार और उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि तरुणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवण, ये याद कर सकते हो। यमक अलंकार जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार होता है। याद कर सकते हो, कनक कनकते 100 गुनी, मातक तथा अधिपाप, या खाए बोरो या जगवा पाए बहराए। ठीक है, चलिए उपमा अलंकार। उपमेय और उपमान समान अमकथन को उपमा अलंकार कहते हैं। यहां पर इसको और आसान में आप लिख सकते हो कि उपमेय और उपमान जब किसी उपमा अलंकार में जब किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल लिख सकते हो, हरि पद कोमल कमल से, यानी कि विष्णु जी का जो चरण है वो कोमल है, किसके समान, कमल के समान। तो भैया कंपेयर की जा रही है कि नहीं, तो इसलिए आप इसका परिभाषा यहां से बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने रस छंद अलंकार की लिपटारा कर दी, इनकी टट्टाबाई कर दी हमने। यहां पर हमने रस छंद अलंकार भी खत्म और ये भी 6 नंबर कंफर्म। ठीक है, चलिए ये खत्म हो गया। अब देखते भैया कौन सा यहां पर हमारा फिक्स टॉपिक है। तो निबंध तो भैया फिक्स टॉपिक है नहीं, किसी में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश है नहीं, इसके ऊपर तो कोई है नहीं, ये खंड खा में देख लेते हैं। चलिए पत्र लेखन करते हैं। पत्र लेखन में आपको अभी 2 करा देता हूं, बस ये 2 करके जाओ, 6 नंबर लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए पत्र लेखन करते हैं। पहला है बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। मैं जैसा लिखा हूं सेम ऐसे आपको पेपर में छाप के आना है। ये दोनों तैयार कर लो। देखो, एक बैंक में ऋण प्राप्त करने के लिए करा रहा हूं और दूसरा करा रहा हूं अपने गांव या नगर में सफाई हेतु आवेदन पत्र। तो ये दोनों को तैयार कर लो, मैंने बहुत आसान भाषा में लिख रखा है। आपको जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसे ही लिखना है, तभी आपको 6 नंबर मिलेगा। ऐसे लिखना है सेवा में, कोमा देके फिर नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना है शाखा प्रबंधक, फिर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ प्रयागराज। ठीक है, चलिए विषय आप लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, विषय क्या भैया, ऋण प्राप्ति के लिए, तो ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं वर्ष 2018 में काशी विश्वविद्यालय से बीएसएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया हूं, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला। मैं बेरोजगार हूं। मेरा पूरी परिवार की खर्च मेरे ही ऊपर है और मैं बहुत गरीब घर से हूं। मैंने बहुत प्रयास किया कि कुछ काम मिल जाए पर नहीं मिला। ये मैंने अपने से लिखा है भैया। ठीक है, अब मैंने व्यापार शुरू करने के लिए सोचा है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यापार शुरू कर सकूं। मुझे पता चला कि आपका बैंक किसी योजना के तहत युवकों को व्यापार करने के लिए पैसा दे रही है, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आवश्यक फॉर्म भरवाकर मुझे कम से कम 1 लाख रुपया का योगदान दें। ठीक है, इतना लिख दोगे। चलिए अब यहां पर ये करने के बाद आपको इस कोने में याद रखना, इस कोने में दाएं ओर आपको पार्थी लिख के क ख ग और प्रयागराज लिखना है। सेम यही लिखना है, ये नहीं कि भैया क ख ग जब अपना नाम लिख दे, प्रयागराज जब बलिया लिख दे, उत्तर प्रदेश, नहीं, बस ये लिखना ना, काफी है इतना। ठीक है, आप यहाँ पर प्रयागराज की जगह पर एड्रेस चेंज कर सकते हो, बस एड्रेस चेंज करना और कुछ नहीं। दिनांक तो भैया यही डालना 22/2/2024। क्लियर है। चलिए
अब दूसरा जो है हमारा आवेदन पत्र, उसे हम देख लेते हैं। अपने गांव या नगर में सफाई हेतु आवेदन पत्र, सेम वैसा ही लिखना है सेवा में। अब यहां पर ये चीज बदल जाएगा, स्वच्छता अधिकारी हो जाएगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश, प्रयागराज नगर निगम उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक फायदे दो बस। विषय एक लाइन छोड़ के लिखना, याद रखना एक लाइन छोड़ ही के लिखना विषय। ठीक है, क्या चीज के लिए? साफ सफाई हेतु आवेदन पत्र लिखना, एक लाइन छोड़ के। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं रामगढ़ गांव का निवासी हूं, मुझे यह बताने में बहुत दुखित हो रहा हूं कि हमारे गांव में साफ सफाई नहीं है। सड़क पर कचड़े, नालियों में गंदगी और हवाओं में उड़ रही है धूल, पूरी गांव को दूषित कर रही है। भैया लो भैया, इतनी बुरी हालत है इसकी गांव की। ठीक है, चलिए। और साफ सफाई के कर्मचारी भी नहीं आए। ठीक है, जिसके कारण पूरा गांव कचरा से भरा हुआ है, जिससे प्रकृति को नुकसान तथा महामारी फैल सकती है। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे गांव की साफ सफाई कराई जाए। पार्थी कखगा प्रयागराज, दिनांक वही 22/2/2024। काम खत्म। तो किसको किसको ये भी खत्म हो गया, क्लियर हो गया आवेदन पत्र। तो समझो भैया कि आपका आवेदन पत्र का भी काम, एक मिनट रुको, आवेदन पत्र का भी काम खत्म हो गया, यानी कि ये भी 6 नंबर पक्का क्लियर। चलिए, अब भैया जो जो हमारे फिक्स टॉपिक थे वो हमारे अब हो चुके हैं क्लियर। जो वाले क्या कितने नंबर पक्का हो गए हमारे? 6 नंबर। ये 6 6 12, 12 8 20 और 20 2 22, 22 5 27, 27 और ये 10, 37 नंबर पक्का। अब इतना पसे भी जो वीडियो इतना पसे भी जो छात्र छोड़ दे वीडियो, वो आराम से पास हो सकता है इतना मात्र पढ़ के। लेकिन जिनको बवाल नंबर लाने हैं उनको तो अभी तो बचना है, अभी तो बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम फिक्स टॉपिक पढ़ लिए, अब हम लॉन्ग टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए खंड क में आते हैं। इसको तो हम लास्ट में पढ़ेंगे भैया, एमसीक्यू वाले, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना है। अब हम पढ़ते गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। ठीक है, इसका 10 नंबर का आता है। तो चलिए इसे हम क्लियर करते हैं, और उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जिससे मेरा भी गला ठीक हो जाए। और आप भी थोड़ा पानी पी लो, वीडियो को रोक के ही पीना, क्योंकि वीडियो तो बंद होगा ही नहीं, वीडियो रोक के पी लो और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गद्यांश को शुरू करते हैं। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, 50 मिनट के लगभग समय हो गया है। तो भैया मैं जानता हूं कि आप लोगों का थोड़ा टेंशन भी, सर कितना पढ़ाओगे। अब तो मेन चीज़ शुरू हुआ है, अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए। अब देखिए हमारे पास टाइम नहीं है कि हम गद्यांश के चैप्टरों को पढ़ें, उसके बाद महत्वपूर्ण गद्यांश कॉल करें, कल ही पेपर है भैया। तो मैं ये ट्रिक में बता रहा हूं, बस इसे समझ लो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा 10 नंबर क्लियर है। देखिए, जो आपके सामने गद्यांश दिख जाए, पहले तो पहचानो को वो किस चैप्टर से लिया गया है, और उसका पहचानने का ट्रिक यहीं पर है। ठीक है, चलिए। उसके बाद में उसका संदर्भ लिखने का ट्रिक, उसका रेखाचित्रांश की व्याख्या करने का ट्रिक, वो सब मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, चलिए। राष्ट्र का स्वरूप, जो बच्चे को जानते हैं ना वो ट्रिक, वो एक बार और देखना है इसको। ये नहीं कि आगे बढ़ जाओ, नहीं, अभी देखो। इससे क्या होगा ना कि आपको और ज्यादा मतलब वो रिवीजन हो जाएगा, और कल ही पेपर है तो अच्छी बात है भैया, रिवीजन हो जाएगा तो। ठीक है, देखिए अगर आपके गद्यांश में राष्ट्र, धरती, राष्ट्रीय संस्कृति, पृथ्वी, भूमि माता, जन वसुंधरा या नृत्य गीत दिखे, तो समझ जाइएगा कि वह राष्ट्र के स्वरूप वासुदेव सर अग्रवाल के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, रॉबर्ट नर्सिंग होम, अगर आपको हिटलर, मदर टेरेसा, कामरूप का जादू, बूढ़ी मुस्कमानई, मैंने बहुत को रूप से पाते देखा, अगर इसमें से कोई एक शब्द भी किसी गद्यांश में दिखता है तो रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। ये इसका लेखक का नाम जरूर याद करना। अशोक, फूल, कालिदास, गंधर्व, मनोहर पुष्प, आर्य, गंधर्व, ठीक है, संत कानमनिया, विक्रमादित्य, निर्गमधारा, कुषाण, शक, महामानव समुद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। इसमें से कोई एक शब्द भी दिखे, समझना अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। भाषा की बात की जाए अगर किसी गद्यांश में, और संस्कृत की भी बात की जाए, और यदि बात की जाए तो समझना वो भाषा अधिकता चैप्टर से लिया गया है। या गद्यांश में आविष्कार करना, पंडितों का दिमागी कसरत दिखे, नए मुहावरे दिखे या नए शब्द दिखे, तो समझना भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया पहचानने का ट्रिक। अब हम देखेंगे कि हम अगर गद्यांश को पेपर में लिखेंगे कैसे, हम संदर्भ कैसे लिख सकते हैं सर ट्रिक से, रेखा चित्रांश की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। ठीक है, चलिए।
ऐसे दाग देना। प्रश्नोत्तर संख्या 3 सेम ऐसे ही आपको लिख के आना है। संकेत लिख देना, थोड़ा सा गद्यांश का ऐसे लिख देना, ठीक है। ऊपर का 2 शब्द और लास्ट का 2 शब्द, बीच में डॉट डॉट कर देना। अब संदर्भ देखो, आपको यही संदर्भ कोई भी गद्यांश आ जाए उसमें लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र के स्वरूप निबंध संग्रह से लिया गया है। अगर मान लीजिए वो जो गद्यांश है आपके पेपर में वो अशोक के फूल से आ गया, ठीक है, तो आप यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख के अशोक का फूल यहां पर चैप्टर का नाम बदल देना, ठीक है। चलिए अब रेखा चित्रण की व्याख्या कैसे करी जाती है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको जो रेखा चित्र किया गया है गद्यांश में, पहले उसको आराम से पढ़ लेना है। 2-3 लाइन जितना अंडरलाइन किया गया है उसको पहले आप पढ़ लो, फिर आपके अंदर जो भावना उत्पन्न हो रही है ना उसको आप रेखा चित्रण की व्याख्या में लिख दो, आपका काम हो जाएगा। रेखा चित्रण से व्याख्या में लिखने का पहला लाइन याद रखना, पहला लाइन ही मैटर करता है। आपको पहला लाइन यहीं से स्टार्ट करना है। प्रस्तुत गद्यांश में अग्रवाल जी, यदि वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, अगर वो रॉबर्ट नरसिंह होम से तो कन्हैयालाल जी लिखते हैं कि जो इस बस यहाँ से यहाँ तक आपको हर रेखा चित्रण की व्याख्या में लिखना है, और यहाँ से जो से लेके यहाँ तक आपको जो मन में भावना उत्पन्न हो रही है वो लिख देना। और जो नीचे आते हैं आपके क्वेश्चन, इनकी तो कोई बात ही नहीं है भैया, इनको पढ़ो और डायरेक्ट गद्यांश पढ़ो, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर मिलते हैं आपको, छपे मिलते हैं, तो इसमें कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो देखो इतने बड़े टॉपिक को मैंने चुटकी बजाते खत्म कर दिया ट्रिक के साथ, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, 1 मिनट, यहां पर देखिए, अब हमने गद्यांश भी क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं पद्यांश की तरफ। हम पद्यांश का भी करते हैं 10 नंबर क्लियर, ठीक है। तो पद्यांश का 10 नंबर हम क्लियर करते हैं। इसमें बस वही ट्रिक बताऊंगा, सेम ऐसे गद्यांश वाला आपको करना है, लेकिन ट्रिक देख लो। और इसमें एक और बात बताऊंगा जो आपको ध्यान से देखना है। जो बच्चे पहले से ये ट्रिक वाला देख चुके, एक बार और देख लो, जिससे तुम्हारा ये रिवीजन हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि पेपर से एक दिन पहले देख जरूर लेना, तो आज ही की वीडियो में देख लो, ठीक है। वो ट्रिक वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं बताता हूं आपको, कम से कम 5 चैप्टर का ट्रिक बता देता हूं। पवनदूतिका, केकई का अनुताप, श्रद्धा मनु, नौका विहार, गीत 1, 2, 3 महादेवी वर्मा का, ठीक है। चलिए देखिए, अगर पद्यांश में श्याम श्यामता मथुरा, वृंदा विपिन, खिन्ना जलद, कंज से नेत्र वाले, कमल पत्र, पवन कलांत, कलंतिया, लज्जाशील पथिक महिला, कमल मुख, ठीक है, कमल मुख, ब्रज, उपवन, वाटिका, प्यारे। इसमें से कोई भी एक भी शब्द अगर किसी गद्यांश में दिखता है तो वो पवनदूतिका चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। क्लियर। चलिए केकई का अनुताप पहचाने का ट्रिक क्या है। यदि पद्यांश में उटज सभा केकई, भरत मैया अबलाजन जीवन जननी, मंथरा माता कुमाता, त्रिलोक्या राम प्रभु दशरथ रघुकुल, लाल कलेजा बेटा, यदि इसमें से कोई एक भी दिखे समझ जाना केकई के अनुताप से लिया गया है, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं जिससे और वीडियो लंबा ना हो। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद का है भैया। पद्यांश में कौन हो तुम, श्रद्धा मनु, प्रथम कवि घनश्याम, नीलधन, झटका लगा, इंद्रजाल, मधुपन, गंधार देश, कोकिल, ठीक है, चपला, अवसाद, प्रकृति के युवन, योजन, शक्तिशाली, अमृत संतान, विधाता, मानवता, कच्छप, ज्वालामुखी। इसमें से कोई एक शब्द दिखे वो श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। चलिए नौका विहार देख लीजिए, जो कि सुमित्रानंद पंत का है। यदि पद्यांश में नौका, हिलोर, पाल, जल, लहर, सीपी, सिकता सैकत, बाला गंगा, ठीक है, गंगा कला कंकार, तारक दल, शुक्र घूंघट, चपला दो बाहे, सीपुदीप, रश्मिया, प्रभा, धारा से ही जग का क्रम, अगर ये दिख जाए तो नौका विहार से लिया गया है। गीत भैया, तो गीत बहुत सिंपल है। गीत को भैया आप यहाँ पर देखो, गीत 1, 2, 3 महादेवी वर्मा का तीनों गीत है, तो 1, 2, 3 यहाँ पर गीत है। अगर किसी पद्यांश में 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, चलो, अगर किसी पद्यांश में बना, जाना, आना, बनाना, बसाना, बिछाना दिखे, इसमें से कोई एक शब्द भी दिखे तो समझ लेना कि वो महादेवी वर्मा के गीत 1 से लिया गया है, ठीक है। अगर अकेला, खेला, बेला, मेला, टुकेला देखिए तो गीत 2 से लिया गया है। बदली मछली, पली, निकली, खिली, चली, ठीक है, ये गीत 3 से लिया गया है, ठीक है। चलिए तो यहां पर हमने आपको बता दिया पद्यांश पहचानने का ट्रिक। बात आती है कि सर हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ से आप जैसे गद्यांश का लिखते हैं वैसे लिखेंगे। पाठ का नाम,
कवि का नाम चेंज हो जाएगा। रेखा चित्र अंश की व्याख्या कैसे करें, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जैसे आप गद्यांश में पढ़ के अपने अंदर भावों को लिख रहे हैं वैसे आपको पद्यांश पढ़ के अपने भावों को लिखना है। अब आप कहोगे सर उसमें तो बहुत सारे कठिन शब्द होते हैं पद्यांश में, तो भैया उस कठिन शब्द में कुछ ढूंढो। अब समय नहीं है यार तुम्हें कि मैं तुम्हें 10 पद्यांश दे दूं, 10 पद्यांश को तैयार कर लो, नहीं है समय, मेरी बात मानो। तो आपको उसी को पढ़ना, जो समझ में लिख के आना, बस छोड़ के मत आना, ठीक है। नहीं हो तो काम करना, लिखना कि बस लिख देना। जैसे मान जाओ कि गीत चैप्टर से लिया गया है तो लिखना रेखा चित्र की व्याख्या में कि महादेवी वर्मा लिखती हैं कि जिस चैप्टर से लिया गया उनके लेखक का नाम लिखे, लिखती हैं कि, अब जो रेखा चित्र किया गया ना उसी को यहाँ पर छाप देना, हो गया काम। इतना भी करोगे ना तो 1 नंबर तो दे ही देगा, 2 नंबर का है तो, समझ गए, क्योंकि टाइम नहीं है भैया, बात मेरी मानो। चलिए अब हमने यहां पर यह भी क्लियर कर लिया। अब यहां पर खंड काव्य, अब देखिए खंड काव्य आपको अपने जिले के अनुसार पढ़ना है, ये अपने से आप कंप्लीट करेंगे 5 अंक, ठीक है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर आपको मालूम नहीं है कि सर हम खंड काव्य में क्या क्या तैयार करें, हमारे क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। या मेरे अंदर से सारे बच्चों की मालूम होगी भैया कि कौन से खंड काव्य पढ़ना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहले बता देता हूं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, ये वाला हम लास्ट में करेंगे, हिंदी गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का आता है, 2 दिया जाता है, 1 सॉल्व करना होता है। तो यहां पर मैं आपको 8 कराने जा रहा हूं, मात्र 8 कर लेंगे तो समझिए कि आपका ये 7 नंबर क्लियर। फिर हम श्लोक करेंगे। चलिए पहला देख लीजिए, धनोया भारत देशा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपको ये पूरा नहीं पढ़ूंगा, और पढ़ूंगा ना तो भैया लंबा 1 घंटा का वीडियो बन रहा है ना, 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो मैं ये पूरा नहीं पढ़ूंगा। बस मैं बता देता हूं ट्रिक याद करने का, इसका ट्रिक याद रखने का ट्रिक। अगर धनोय भारत देश दिख जाए तो समझ जाना कि संस्कृत भाषा चैप्टर से लिया गया है। संदर्भ लिखेंगे आप कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाएं महत्तम से लिया गया है। बस इसका अनुवाद करना है, तो मैंने यहां पर अनुवाद कर लिया है, यहां पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए कि धन्य है यह भारत देश जहां पवित्र जनमानस सुशोभित होती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये, क्योंकि भैया ये तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको तो याद ही करना पड़ेगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसी से इसका निर्माण हुआ है, मतलब उसी का अनुवाद है ये, ठीक है। चलिए दूसरा है, देखिए समय इसलिए बचा रहा हूं मैंने आपका कि आप ये वीडियो देखने के बाद तुरंत आप काम करो कि आप याद करने लगो इसे, इसलिए मैं समय बचा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दूसरा आपका गद्यांश है, संस्कृत गद्यांश, संस्कृत भाषा, ये भी इसी चैप्टर से लिया गया है, तो संदर्भ एक ही जैसा होगा और यहां पर इसका हिंदी में अनुवाद ऐसा होगा। क्लियर है। चलिए तीसरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा ये है आपका गद्यांश, संस्कृत गद्यांश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जातक कथा से लिया गया है, तो इसलिए इसका संदर्भ दूसरा हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। क्लियर। अनुवाद देख लीजिए, इसी का अनुवाद है ये, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-3 बार पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है, 2-3 बार पढ़ के जाना है, ठीक है। चौथा गद्यांश ले लीजिए स्क्रीनशॉट बस, और ये भी आपका जातक कथा से लिया गया है, ठीक है। चलिए तो इसको अब हटाया जाए। अब 5वां नंबर ले लीजिए। 8 बता रहा हूं भैया, पढ़ना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, ये महामानवी चैप्टर से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित महामाना मालवी नामक पाठ से लिया गया है। बस अनुवाद इसका अनुवाद ये है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए 6 नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये भी आपका महामाना मालवी चैप्टर से लिया गया है, इसका अनुवाद ये आपका रहा, ठीक है। चलिए ये सब इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि ये तो पढ़ूंगा नहीं, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये पढ़ूंगा मैं तो ये तो कहानी की तरह है, इसमें कुछ समझाना है ही नहीं, इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूं, ठीक कर रहा हूं कि नहीं, ठीक है। चलिए 7 नंबर इसका भी ले लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी महामाना मालवी चैप्टर से लिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लिए, और चलिए इसका ये अनुवाद ले लीजिए। चलिए अब ये आत्मज्ञ एवं स्वरज्ञ चैप्टर से लिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए संदर्भ पे लिख लेंगे, देख लीजिए, और अनुवाद, बस काम खत्म। चलिए तो यहां पर मैंने आप लोगों का, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मैं आशा करता हूं, यहां पर आपका संस्कृत गद्यांश का काम हमने खत्म कर दिया। अब हम देखते हैं 10 नंबर संस्कृत पद्यांश, जिसे कुछ लोग श्लोक कहते हैं, जिसे कुछ लोग क्या कहते हैं, श्लोक कहते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। चलिए 8 में बताऊंगा, इन 8 को कंप्लीट करके आपको पेपर देने जाना है।
पहला है सुखारिथन कुतो विधा कुतो विधादिन सुखम सुखार्थी एवं तेजते विदा विदाति एवं तेजते सुखम। पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया इसलिए मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट मैं ये पढ़ूंगा। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाष रतानी नामक पाठ से लिया गया है। अगर एक उपाय है आपको यदि ये 8 पद्यांश तैयार, ये 8 श्लोक नहीं तैयार करने हैं तो आप काम करो, यूट्यूब पर सर्च करो सुभाष रतानी और इस चैप्टर को ध्यान से आज रात को पढ़ लो। कल तो पेपर देने जाना है तो आज ये पढ़ लो, कल जाकर के पेपर दे देना, बस हो जाएगा तुमसे। ठीक है, इसका अनुवाद का सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थियों को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले विद्या त्याग दे और विद्यार्थी सुख त्याग दे। ठीक है, चलिए 8 के 8 मैंने सुभाष रतानी चैप्टर से लिया है क्योंकि सुभाष रतानी से ही आएगा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति दीप्ताम व्यसने च मूर्खाना निर्दय कलहन। वाह, ठीक है, चलिए स्वयं लिख लेंगे आप संदर्भ क्योंकि सुभाष रतानी से। अब आपका सारा का सारा संदर्भ सेम ही होगा क्योंकि ये सब सुभाष रतानी से है। अनुवाद है बुद्धिमानों का समय काव्य तथा शास्त्रों में विनोद में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय निंद्रा तथा कला में व्यतीत होता है। तीसरा है परोचे कर्यहंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। ठीक है, अब ये देख लीजिए इसका अनुवाद, ये भी सुभाष रतानी चैप्टर से लिया गया, सारा का सारा सुभाष रतानी से लिया गया। जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके जिसके ऊपरी भाग में दूध हो छोड़ दिया जाता है। चलिए चौथा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विद्या विवादया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुवाद मैंने लिख दिया है कि खल की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को संताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। क्लियर। पांचवा निदंतु, ये 2023 में आया है। ठीक है, तो इसको तो छोड़ना है नहीं। चलिए लोक नीति में कुशल लोग चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा, लक्ष्मी आए या स्वेच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मरण हो जाए चाहे युग के बाद हो, किंतु धैर्यवान पुरुष न्याय मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होता। ठीक है, चलिए अब देखिए वन शॉट बना रहे हैं हम, मतलब महामैराथन क्लास, तो भैया इसमें लाइन भी नहीं कट रही है और लाइन भी हमारी बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। कभी मुझे डर था कि कहीं मैं महामैराथन बना रहा हूँ कहीं बीच में लाइन ना कट जाए, लेकिन आधा से अधिक पूरा टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन अभी तक लाइन नहीं कटी है। लेकिन भगवान नज़र मत लगे इसमें, अगर कट गई तो गलती हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका लिखेंगे आप, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ना चोर हारे, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रदान है, ना तो चोर उसे चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना यह मोक्ष बनता है, ना ये बोझ बनता है, और खर्च करने से यह निरंतर बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए अब हम 7वां नंबर देख लेते हैं, उदती सविता। सविता ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो इसने क्या बात कही है, बहुत मजा आएगा। सूर्य उदित तथा अस्त समय होते भी, मतलब उदित होते भी और अस्त होते भी लाल होता है, उसी प्रकार महापुरुष भी संपत्ति तथा विपत्ति में एक समान रहता है। यानी कि यदि तुम अभी तक अपने जोश में रखे हो ना तो भैया तुम बहुत विद्वान हो। ठीक है, चलिए 8 नंबर लास्ट है वर्जादप्पी। तो याद कर लीजिएगा, ये एक शब्द बस ध्यान में रखो और ये तो याद ही कर लो। असाधारण पुरुषों को वर्ज से भी अधिक कठोर और पुरुष से भी अधिक कोमल हृदय की भला कौन समझ सकता है। क्लियर। चलिए तो यहां पर हमने क्या कर लिया, संस्कृत पद्यांश यानी कि श्लोक को भी खत्म कर लिया। ये 7 नंबर भी ये मात्र तैयार करके जाओगे, यहीं से फंसेगा। ठीक है, चलिए तो भैया अब इसमें क्या बचा, खंडका में तो बस एक ही टॉपिक बचा है, एमसीक्यू 10 नंबर के दोनों वाले। ठीक है, और इसमें भी सब कुछ, हाँ अपठित गद्यांश। तो देखिए अपठित गद्यांश पर आपको समय नष्ट नहीं करना है, क्योंकि भैया अपठित गद्यांश ऐसे होंगे ना, इतने सरल होंगे कि आपको बस गद्यांश पढ़ते ही उनका आंसर मिल जाएगा। मैं विश्वास है आप खुद करके आओगे, आप इस पर थोड़ा भी इसको मत देखना, मैं ये खुल के कह रहा हूं। अगर संभव है तो 1-2 को सॉल्व कर दो, जो आपके मॉडल पेपर में आया है उसे सॉल्व कर दो बस, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं करने वाला, इसलिए मैंने नहीं लिया। सब कुछ क्लियर। अब बच्चा 16 नंबर निबंध। ठीक है, चलिए उसके बाद ये निबंधन देखते ही खंडका आपका हो जाएगा कंप्लीट, और खंडका में बस ये बचेगा, उसके बाद आपका तैयारी हो गया समाप्त। ठीक है, चलिए
मुश्किल से मुश्किल और मैं 25 मिनट लूंगा आपका समय, उसके बाद हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलिए तो निबंध देख लेते हैं पहले मेरे भाई। निबंध में देख लेते हैं। निबंध तो मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि निबंध आपको तो रट के जाना नहीं है। निबंध रट के जाओगे ना तो जो पहले पढ़े वो भी भूल जाओगे। तो बस इनको आपको एक एक बार क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेना है, जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें पढ़ लेना है। जो बच्चे क्वेश्चन बैंक नहीं लिए हैं वो इनको टॉपिक को सर्च करके यूट्यूब पर एक बार पढ़ लेंगे, बस पढ़ना है। कौन कौन से निबंध देख लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या। मात्र इन 5 को यूट्यूब पर सर्च करके देख लो, या आप क्वेश्चन बैंक से भी एक एक बार बस पढ़ लो और उसके बाद आप जाकर खुद लिख लेना। और एक बात और, इनके ना प्रस्तावना हुआ, ठीक है, इनके हेडिंग जो वो याद कर लेना। उससे देखो मैंने कहानी में हेडिंग बना के लिखवाया हूं ना, कहानी का उद्देश्य में, जिससे आपको याद रहे। आप इसके हेडिंग याद कर लोगे ना तो ये आप आराम से कर लोगे। कैसे कर लोगे? आराम से कर लोगे। क्लियर है? चलिए, अपठित गद्यांश आपको अपने से करना है, मैंने बता ही दिया, इसलिए मैंने यहां पर ये रख रखा था कि मुझे याद पड़ जाए कि अपठित गद्यांश भी आपको समझाना था। ठीक है, चलिए तो हमारा खंड ख हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। अब हम बात करते हैं खंड क का। देख रहे हो पेज की दासा क्या हो गई है भाई साहब। ठीक है, खंड क में आप बस ये बचा गद्य का साहित्य विकास और पद का साहित्य विकास। तो चलिए सबसे पहले हम गद्य के साहित्य विकास के जो एमसीक्यू हैं इनको देख लेते हैं और इनका 5 नंबर क्लियर करते हैं, फिर हम पद का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, मैंने ऑप्शन नहीं लिख रखा है और ये इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था। जो बच्चे वो वीडियो देखे हैं वो यहां से छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पहले देखेंगे तो इसमें कोई ट्रिक है नहीं, तो वीडियो को नुकसान ही होगा। ठीक है, आप लोगों का समय। और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो यहां तक बने रहे। ठीक है, चलिए पहला है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा। देखिए मैं जल्दी जल्दी करूंगा, इसमें समझने की कोई बात नहीं है। देखिए कैसे मैं बता देता हूं, एक क्वेश्चन बता देता हूं। ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, 4 ऑप्शन रहेगा। बताइए, गोरा बादल की कथा, सिंगारस मंडल, ठीक है, या परीक्षा गुरु, या सूर्यपात की यात्रा। इसमें से आप टिक लगाएंगे गोरा बादल की कथा। ठीक है, समझ गए? चलिए, सिंगारस मंडल का रचनाकार वितलनाथ, भाषा युगिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र की रचना नचिकेतोपाख्यान। या उल्टा क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए नचिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है, तो सदल मिश्र, याद रखिएगा। हिंदी के प्रथम पत्रिका यानी कि उदंत मार्तंड के लेखक कौन है, युगल किशोर। आनंद कदामनी के लेखक बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन है। और भैया ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। और पत्रिका भी क्या चीज की है, भारतेंदु युग की है। ठीक है, चलिए, बाल बधुनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं और ये भी भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये हिंदी प्रदीप किस युग की रचना है, तो भारतेंदु युग की रचना है। या पूछ दे बालकृष्ण भट्ट किस युग की रचना है, तो भारतेंदु युग के लेखक हैं या रचनाकार हैं। भागवती के लेखक श्रद्धाराम फुलौरी, गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल, व्रतनाकर के लेखक ज्योतिषमती, काशी नगरी पटनानी सभा की स्थापना की थी श्याम सुंदर दास ने। हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। यदि पूछे थे परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास दास है। स्वयंवती स्वयंवर के लेखक भी श्रीनिवास दास हैं। सूर्यपात की यात्रा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हिंदी प्रदीप पाठक के संपादक होता है इलाहाबाद से श्री चंद्रवाली नामक नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसका पीडीएफ आपको महामैराथन का पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भैया अब पीडीएफ बनाने बैठूंगा तो कम से कम 20 घंटे नहीं 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। अब भैया 2 घंटे में मैथ का वीडियो और बायोलॉजी का वीडियो बनाऊंगा ना, क्योंकि अब मैथ की बायोलॉजी की तैयारी करानी है आपको। ठीक है, चलिए, मुर्दा राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। परीक्षा गुरु के लेखक श्रीनिवास दास है। और 100 जन एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, 23 नंबर है कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक आपकी जो है वो प्रताप नारायण मिश्रा है। और हिंदी नई चाल में डली किसका कथन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सरस्वती पत्रिका के संपादक है श्याम सुंदर दास। चंद्रकांता संतनी के रचनाकार है देवकीनंदन खत्री का, और ये द्विवेदी युग का है। पूछ दे चंद्रकांता संतनी किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की। देवकीनंदन खत्री किस युग के लेखक है, द्विवेदी युग की। सरस्वती पत्रिका है द्विवेदी युग का। ठीक है, द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया, महावीर प्रसाद के द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। महावीर प्रसाद जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने 1903 में बने। दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में किसका जन्म हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी का हुआ। ठीक है, साहित्य सिक्कड़ के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने रचना की कन्यादान पवित्रता और सच्ची वीरता। इंदुमती प्रथम कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी की। ठीक है, चलिए,
सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? द्विवेदी युग के लेखक हैं। श्याम सुंदर दास की शैली कैसी है? भवात्मक है। और प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। जीवन और दर्शन पुस्तक रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आज भर टाइम है, यदि जो नहीं याद है उसको रट्टा मार लेना। आचरण की सभ्यता के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह है। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी है। प्रेमचंद्र का उपन्यास गोदान गमन सेवा सदन है। मधुआ कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा। केदारनाथ पांडे किस लेखक का नाम है? राहुल सकृत्यानंद का है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी सफलता है। संतगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। हंस नामक पत्रिका का संपादक मुंशी प्रेमचंद्र है। हिंदी के रेखा चित्र महादेवी वर्मा है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र, 74 में बताऊंगा। ठीक है, 74 क्वेश्चन। प्रेमचंद्र की कहानी का नाम कफन है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कविता क्या है? अशोक के फूल निबंध है, ललित निबंध भैया। वल्गा से गंगा कहानी संग्रह के लेखक राहुल सकृत्यानंद है। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल का। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना भारत की एकता है। कुटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी है। शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञ है। मृगनयनी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। आलोचक गिरती साहित्य समाचार के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अरे यावर रहेगा याद के लेखक अज्ञ हैं। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। महके आंगन चाह के द्वार के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। ठीक है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जनेंद्र कुमार हैं। विचार वितरक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। निम्न में से हिंदी प्रदीप के संपादक वाले कृष्ण भट्ट है। आवारा मसीहा जीवनी के रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। और मेरे विचार के लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। अगेन की उड़ान के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। और बहादुर के लेखक अमरकांत हैं। और क्या बोलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा की है और ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, तो याद रखिएगा। अपनी खबर के रचनाकार पांडे बिजन शर्मा है। आखिरी चट्टान की विधा यात्रा वित्र है। पागलपत्ती की रचना गद्य गीत है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम देख लेते हैं यहां पर हमारा गद्य का जो 5 है यहीं से फंस जाएगा। अब हम पद वाला देख लेते हैं जहां से 5 नंबर के एमसीक्यू आएगा। बस इतना ही तैयार करना है, इससे ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। मैं 1 से 2 क्वेश्चन बता रहा हूं काव्य में। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन, इसमें मैंने 74 बताए और इसमें 1 से 2 बता रहा हूं। 1 से 2 ये कर लोगे, ये 5 नंबर क्लियर। थोड़ा काव्य में ज्यादा है लेकिन मेंटेन कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरप्पा को। कविता में 4 चांद लगाने की शक्ति व्यंजक को है। आदिकाल का अन्य नाम सिद्ध सामंत काल, वीरगाथा काल और चरण काल है। ये तीनों नाम आदिकाल के, तीनों में से कोई एक भी आ सकता है, याद रखना। ये तीनों याद कर लेना। एक ही बात बोलूंगा, एक कभी शब्द मत छोड़ना, नहीं तो तुम्हारी गलती होगी। ठीक है, चलिए। दोहा कस के रचनाकार सरप्पा है। आदिकाल के कवि नरपति नाला, दलपति विजय, जगनीक, चंद्रवरदाई, विद्यापति। इसमें से एक भी मत छोड़ना मेरे भाई। हिंदी के प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। हरिवंश पुराण के रचनाकार आपके स्वयंभू हैं। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं फूट है भक्ति का। पृथ्वीराज के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। हिंदी के साहित्य के आदिकाल के लिए बिचपन काल नाम दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अल्लाह खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा उसे आदिकाल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान ग्रासा दत्तासी हैं। ठीक है, चलिए। 14 नंबर है, आदिकाल की वीरगाथा काल नामकरण हुआ किया रामचंद्र शुक्ल ने। खली कबड्डी के रचयिता अमीर खुसारो। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया राहुल सकृत्यानंद ने। हिंदी साहित्य के लिए आदिकाल का चरण काल नाम दिया राजकुमार वर्मा ने। भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है रामानुजाचार्य को। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भक्ति काल के लिए कवि कौन है? भक्ति काल के कवि तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, सूरदास और नंददास। जिसके लास्ट में दास लगे वो भक्ति का है। ठीक है, चलिए। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास, रसखान, नंददास, गोविंददास, चतुर्भुजदास और कृष्णदास और कुंभनदास। ठीक है, कृष्ण काव्य धारा को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टछाप, अष्टछाप याद रखना। ठीक है, पूछ लेगा बताइए अष्टछाप कवियों का संबंध किससे है? तो आप बोलोगे कृष्ण काव्य धारा से है। ठीक है, या पूछ दे कृष्ण काव्य धारा के कवियों का संबंध किससे है? तो अष्टछाप से है, याद रखिएगा। चलिए, राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास, नवादास, अग्रदास, मात्र 3 है। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला। शुक्र केतु नामक स्थान तुलसीदास से संबंधित है। रुनकता नामक स्थान संबंधित सूरदास से है। ठीक है, 26 नंबर है, परमाश्री सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? निर्गुण काव्य धारा से है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? तो ब्रज भाषा की, जो कि तुलसीदास जी की है। सूर सागर के वर्ण विषय का आधार श्रीमद् भागवत कथा है। कबीर के दोहों के नाम से
से जाना जाता है। साकी कबीर के गुरु का नाम रामचंद्र था। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास, ठीक है। या सिंगार और वात्सल्य रस के अमीर कवि कौन है? तो सूरदास हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को। सूफी काव्य धारा के कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं। और पूछ दे कि बताइए मलिक मोहम्मद जैसी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो सूफी काव्य धारा के। पद्मावत का रचना काल भक्ति काल में है। कबीरदास प्रमुख कवि हैं निर्गुण काव्य धारा के। रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। रीतिमुक्त कवि हैं दयानंद, बोधा, आलम और द्विजदेव, ठीक है, सब याद कर लेना। रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद ने। कठिन काव्य का प्रिय कहा जाता है केशव को। रीतिबद्ध कवि हैं भूषण बिहारी, केशव, मतीराम। बिहारी सतसई के दोहा की संख्या है 719। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता मुक्त काव्य संग्रहता भावना। बिहारी लाल ने किस छंद की रचना की? तो दोहा छंद में, ठीक है। कविता वदनी सभा के संस्थापन की थी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। द्विवेदी युग के कवि है मैथिली शरण गुप्त, हरिओद और जगन्नाथ दास रत्नाकर। साहित्य सुधानिधि के संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। हरिओद का जन्म स्थान निजामाबाद में, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह भारत भारती है। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला? तो मैथिली शरण गुप्त को और रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है। इनको भी मिला और इनको भी मिला। और ये रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? भारत प्रगतिवादी युग के। ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला मैथिली शरण गुप्त को, जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला और एक सूर्यकांत त्रिपाठी को भी नहीं मिला, वो आगे हम देख लेंगे। साकेत की नायक है उर्मिला, नायक लक्ष्मण। मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रचलित हुई तब भारत भारती से, हमने जीवन परिचय में देखा था। गंगावतरण काव्य कृति के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर है। परिजात किस कवि की गति को संकलन हरिओद का। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है सिद्धराज अनद, प्रदक्षिणा, सकेत, भारत भारती, रंग में भंग। ये सब याद कर लेना, जो इंपॉर्टेंट वही मैंने लिखा है। प्रिय प्रवास काव्य कृति के मुख्य रस है वीर रस। अध्यापक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है प्रिय प्रवेश, रस कलश, वैदिक वनवास, चोखे चौबते, ठीक है। द्विवेदी युग का समय सीमा 1919 से 22 तक है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य यशोधरा है जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त है। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत की सर्ग में है तो 9वां सर्ग में है। छायावाद कवि है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा। कमायनी में श्राद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? आशा सर्ग के बाद। प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिली? चिदंबरा पर। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम, रहस्यवाद की प्रधानता, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण और एक याद रख लीजिएगा अस्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये 4 इंपॉर्टेंट है। कमायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है और साकेत में लिख देता हूं भैया, कौन जाने, साकेत में 12 है, याद रखना। नौका विहार कविता अवतरित हुआ गुंजन से जिसके लेखक सुमित्रानंद पंत है। गुंजन के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत है। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। कला और बूढ़ा चांद पर पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको? सुमित्रानंद पंत को। सुमित्रानंद पंत की रचना है पल्लवा, लघुकायतन, युगपथ, युगांत, युगवाणी। चित्रधार काव्य की भाषा ब्रजभाषा जयशंकर प्रसाद की। पापियों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है? तो सुमित्रानंद पंत की। जयशंकर प्रसाद की कृति है तो आंसू है, लहर है, प्रेम पथिक है, कानन कुसुम और करुणालय। ये सब इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, ठीक है। चलिए, महादेवी वर्मा की रचना है यामा, साधनी, रसीम, दीपशिखा, सांधी गीत। किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो भैया मैंने बताया मैथिली शरण गुप्त को, जयशंकर प्रसाद को और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। छायावाद का समय सरणी 1919 से 1938 तक। कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। सुमित्रानंद पंत का सुकुमार कवि प्रकृति के, ठीक है। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? गंगा नदी से। सुमित्रानंद पंत को समित्या लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो भैया लोकायतन पर। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 में और प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद्र थे। 4 सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में था, ठीक है। पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है युगांत। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञ। प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1943 तक। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी पर। दूसरा सप्तक के कवि भावनी सिंह, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता और रघुवीर सिंह, ठीक है। चलिए, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 और तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959, ठीक है। आप 8-8 जोड़े जाएंगे, प्राप्त होते जाएगा, ये मैंने बता दिया है। मैं एक बार और बता देता हूं, आपको याद रखना है। 4 सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। और जब दूसरा का पूछे दूसरा सप्तक का तो 8 जोड़ दीजिए तो 1951 हो जाएगा।
अगर तीसरा का पूछे तो और 8 जोड़ दीजिए, 1959 हो जाएगा। तार सप्तक के संपादक आज्ञा है। आगे द्वारा संपादित संपादकों की संख्या 4 है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी पर। रसीम रथी है खंड काव्य रामधारी सिंह दिनकर का। हरिगांठ छठबड़ कृति के लेखक आज्ञा है। और आगे की और रचना याद कर लीजिएगा, नदी के दीप जो कि उपन्यास है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार साम्यवाद है। बादल को गिरते देखा रचना नागार्जुन की है। मास्को अभी दूर है के रचयिता शिवमंगल सुमन है। नई कविता के कवि आज्ञा है। और नई कविता का आरंभ 1951 से 1954 है। ठीक है, चलिए इसके नई कविता के बता देता हूं मैं। नई कविता के जो पूछ दे लेखक तो नरेंद्र शर्मा, और पूछ दे कि नई कविता के कवि कौन है तो आज्ञा है। ठीक है, चलिए हो अब बहुत आनंद आ रहा है। ये भी खत्म, 1 मिनट, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी, अरे भैया ये भी खत्म है भैया, ये मत डराओ, अभी तो इसको जस्ट खत्म करके आए। तो ये भी खत्म, 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 ये भी सारा टॉपिक खत्म। देखो मेरा गला फंस गया, अब मेरी आवाज गई। अब अभी तो इतनी वीडियो बनानी है और अभी से ही गला बज गया। भैया गलत हो गया मेरे साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना आपके लिए तो सहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, हो गई। अब आपके मन में जो है वो लड्डू फूट रही, वो कमेंट करके बता दो। और इस महामैराथन में अभी तक कौन कौन है ये एक बार कमेंट करके बता दो कि सर हमने लास्ट तक देखा है। जो कमेंट करेगा भैया उसको मैं हाथ जोड़ के, देखो हाथ जोड़ के मैं उसको सलाम नहीं, हाथ जोड़ के सलाम नहीं करते, हाथ जोड़ के भैया उसकी प्रशंसा करते हैं और उसको हम सैल्यूट करते हैं भैया, क्योंकि वो एक ईमानदार छात्र है, मेहनती छात्र है। और मैं भैया कहता हूं ना तुमसे, जो अभी देख रहा है, तुम्हारा 80+ तो फिक्स है। अगर तुमने पहले पढ़ रखा है तो 100 में 100, और यदि आज की इस वीडियो सिर्फ देख रहे हो तो 80+ फिक्स है। और जो पहले जाके छोड़ के जा चुके हैं और या जो अभी स्किप कर करके देख रहे हैं ना भैया, एक बार बता देता हूं, तुम पास हो जाओ वही ढेर है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।